नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश गोल्ड का गेम प्लान। गोल्ड का गेम प्लान हमने इसलिए नाम दिया है क्योंकि सोने में जिस तरह के करेक्शन दिख रहे हैं, एक अलग जंक्चर में अब सोने का मार्केट पहुंचता जा रहा है। अब लोगों को लग रहा है कि बाजार क्या और यहां से करेक्ट करेगा। त्योहारी सीजन से पहले उन्हें सस्ता सोना खरीदने का मौका मिलेगा। चांदी जहां पर एक स्ट्रांग रैली दिख रही थी, वहां पर भी अब करेक्शन का दौर शुरू हो चुका है। तो ये करेक्शन का दौर कब तक चलेगा, कितनी गिरावट की संभावनाएं हैं, तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और पूरा ब्लूप्रिंट, बुलियन मार्केट का पूरा ब्लूप्रिंट निकाल कर हम आपके लिए लेकर आएंगे। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा दें। कायनात चेनवाला हैं, एवीपी कमोडिटी रिसर्च, कोटक सिक्योरिटीज से। अमित गोयल हैं, चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं और को फाउंडर है पेज 360 से। और रेनिशा चेनानी हैं, रिसर्च हेड हैं ऑगमोंट गोल्ड से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। शुरुआत कायनात आपसे करेंगे, पहली बार आपसे बातचीत हो रही है। गोल्ड की जो अभी की जो गिरावट है, हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है, 3000 रुपए रिकॉर्ड से नीचे है भाव। आप कैसे देख रही हैं, कितनी गिरावट की संभावनाएं और आपको यहां से और दिख रही है गोल्ड में? देखिए, गोल्ड में अभी तक हमने जो देखा है, गोल्ड काफी हद तक एक तो टैरिफ कंसर्न्स, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड इवन जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है उसकी वजह से भी काफी सपोर्टेड रहा है गोल्ड। एंड उसकी वजह से एक रैली अच्छी हमने देखी है। फर्स्ट 3 मंथ्स में ही हमने 25-30% की अपसाइड देखी थी। बट उसके बाद से ये हो गया कि गोल्ड प्राइसेस थोड़े से रेंज बाउंड हो गए हैं डिपेंडिंग ऑन द ग्लोबल जो टैरिफ रिलेटेड इवेंट्स एंड इकोनॉमिक डेटा। अभी की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक फोकस अभी टैरिफ्स ऑलरेडी आज टैरिफ डेडलाइन स्टार्ट हो गया, अगस्त 1 है। एंड आज शाम तक सारे जितने कंट्रीज है जिनके साथ नेगोशिएशंस नहीं भी हुआ है उनको भी टैरिफ नोटिस जाने वाले हैं। सो अब टैरिफ वाला न्यूज से हटके लोगों का फोकस अब आ गया है यूएस डेटा के ऊपर। एंड इम्पॉर्टेंट रहेगा ये देखने के लिए कि डेटा किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, बिकॉज जैसे हमने देखा है कि कंसिस्टेंटली फेड ने ये इंडिकेट किया है कि जब तक उन्हें टैरिफ रिलेटेड इन्फ्लेशन कंसर्न है, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इनिशिएटिंग रेट कट्स। तो उन्होंने अभी रीसेंट मीटिंग में भी वही कहा था कि अभी तक ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं है कि वी शुड स्टॉप दिस थिंग एंड स्टार्ट विद रेट कट्स। सो अभी आने वाले समय में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे आज का जो डेटा है, यूएस जॉब्स मार्केट का डेटा, पेरोल्स का नंबर्स जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे देखने के लिए। एंड इन केस अगर वो भी स्ट्रांग आते हैं, इन केस वो अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रांग आते हैं, आई वुड से अगर अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रांग आते हैं तो डॉलर के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा एंड बुलियन के लिए ये चीज बहुत नेगेटिव हो जाएगी। बिकॉज जो सितंबर रेट कट्स है जिनके बेट्स ऑलरेडी 60 से 40 पे आ गए थे आफ्टर एफओएमसी मीटिंग, कुड इवन रिड्यूस मोर। इसके बाद और ज्यादा उसमें वो एक्सपेक्टेशन में गिरावट आ सकती है। सो उसका इम्पैक्ट हमें, नेगेटिव इम्पैक्ट हमें गोल्ड एंड सिल्वर पे देखने को मिल सकता है। सो इन केस अगर डेटा नेगेटिव पॉजिटिव आता है, देन गोल्ड में हमें टूवर्ड्स 97,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। इन केस डेटा एक्सपेक्टेडली जिस थोड़ा सा सॉफ्ट लेबर मार्केट दिखाता है, देन थोड़ी सी एक रिकवरी यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है इन गोल्ड प्राइसेस। हम अगले हफ्ते की तैयारी यहाँ पर करवा रहे हैं और थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से बातचीत कर रहे हैं, तो हम 1 या 2 दिन के डेटा की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। एक डेटा ये भी है अमित जी कि 5 साल में सबसे कम सोने की खपत हो सकती है। वर्ल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है, उनका कहना है कि 2025 में भारत में जो गोल्ड कंजम्पशन है वो 600 से 700 टन रहने की संभावना है। बेस्ट केस में 700 टन नहीं तो 600 टन भी रह सकती है और 2024 में ये 800 टन से भी ज्यादा थी। आप एग्री करते हैं, क्या खपत ऊंचे भाव की वजह से कम हो सकती है या कोई और वजह, लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो रही है? आई थिंक विश्वमोहन जी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे। केवल इंडिया की खपत ही जो है वो एकमात्र इशू नहीं है। आई थिंक अगर आप सेंट्रल बैंक्स की बाइंग देखेंगे तो जून तिमाही में उनकी बाइंग फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले, पहली तिमाही के मुकाबले ऑलमोस्ट 30% डाउन थी। तो सेंट्रल बैंक्स ने जो है पिछले 3-4 साल का लोएस्ट जो बाइंग की है किसी क्वार्टर में, वो अभी जून क्वार्टर में की है। उसके अलावा इंडिया में जैसा कि आपने कहा कि डिमांड पिछले साल 800 टन थी और इस साल जो डिमांड है वो अधिकतम जो डिमांड रह सकती है वो 700 की रह सकती है, बल्कि ये हो सकता है, स्वाभाविक है कि उससे भी कम रह जावे। तीसरा फैक्टर है कि चाइना में अप्रैल के मंथ में जब टैरिफ वॉर शुरू हुए थे तो चाइनीज इन्वेस्टर्स ने 6 से लेके $7 बिलियन
जो है वो गोल्ड ईटीएफ में पंप कर दिए थे, बिकॉज उनकी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही थी और उनको किसी ना किसी माध्यम से जो है अपनी पैसे को प्रोटेक्ट करना वो चाहते थे। तो उन्होंने डॉलर वो नहीं खरीद सकते थे रिस्ट्रिक्शंस के वजह से, तो उन्होंने डॉलर ना खरीद के या कोई और करेंसी ना खरीद के उन्होंने सीधे सीधे जो है वो गोल्ड खरीदा। जबकि अभी जो है उनकी 400 मिलियन डॉलर की जो है उनकी बिकवाली हुई है अभी पिछले महीने, आई थिंक शायद जून में जो है वो 400 मिलियन डॉलर की ईटीएफ की बिकवाली हुई है वहां पे। तो आमतौर पे जब भी सोने के भाव बढ़ते हैं तो ज्वेलरी डिमांड तो कम होती ही है, क्योंकि अगर आपका बजट सेम भी है तो आपको जो है वो उसमें 5, 10 या 20% सोना कम मिलेगा, जाहिर है दाम बढ़ने के वजह से। तो एक तो ज्वेलरी डिमांड तो नेचुरली कम होती है, और उसके अलावा सेंट्रल बैंक की भी बाइंग कम है, चाइनीज इन्वेस्टर्स की भी जो है वो बाइंग की जगह सेलिंग हुई है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से ओवरऑल डिमांड इस साल कम होएगी, जबकि सप्लाई बढ़ रही है, क्योंकि माइनिंग के प्रॉफिट्स बहुत बढ़ गए हैं और रिसाइकलिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। तो आई थिंक कई साल के बाद ये एक ऐसा साल जाने वाला है जब गोल्ड की सप्लाई जो है वो डिमांड से काफी ज्यादा जो है रहने वाली है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर है जिसके वजह से हमें अभी भी लगता है कि 3500 से 3300 डॉलर तो गोल्ड आ गया है, मगर अभी भी जो है इसकी नीचे की यात्रा पूरी नहीं हुई है। और शायद आने वाले महीनों में या 6 से लेके 8, 10 महीनों में हो सकता है कि वो प्राइस और टाइम करेक्शन दोनों पूरी हो जाए, विश्व मोहन जी। आप लग रहा है कि आपको और यहाँ पे करेक्शन की संभावना है। रनीशा जी से मैं बात सब पहले कर लेता हूँ, फिर आपके पास आऊँगा कि कितनी करेक्शन की संभावना आपको यहाँ पर दिख रही है। रनीशा जी, आप क्या अनुमान लगाकर चल रही है? 1-2 दिन के डेटा की हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे, आप बताइए क्या लग रहा है ये इस गिरावट के बाद और कितना रूम है, कितना नीचे सोना यहाँ से और आ सकता है, और उसके पीछे वजह क्या आपको लग रहा है? विश्वमन, जिस तरह से आज टैरिफ्स की डेडलाइन थी और काफी कंट्रीज पे हमने देखा है कि यूएस ने टैरिफ्स लगा दिए हैं फ्रॉम 10% इन यूके टू हाईएस्ट जो है वो ब्राजील पर है 50%। सो ये 10% से 50% का जो ये टैरिफ का गैप है, ये मार्केट इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था शायद। इस वजह से हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूसली बढ़ा है, ऑलमोस्ट 3% का राइस हमने देखा है पिछले हफ्ते 10 दिन में। 97 की लेवल से 100 लेवल आ चुका है। इस वजह से हमने देखा है कि गोल्ड एंड सिल्वर प्रेशर में है। इनफैक्ट जो रेट कट्स की बात हो रही थी एज अर्ली एज जुलाई, वो भी नहीं हुआ, एंड सितंबर में भी इट वुड बी डेटा डिपेंडेंट। तो जिस तरह से एक यूएस इकोनॉमी काफी स्ट्रांग बनी हुई है इन स्पाइट ऑफ टैरिफ्स, इन स्पाइट ऑफ ट्रम्प प्रेशर कर रहे हैं यूएस के फेडरल रिजर्व को कि वो इंटरेस्ट रेट काटे, फिर भी नहीं कट्स नहीं आ रहे हैं। तो ये सब देखते हुए डॉलर इंडेक्स काफी स्ट्रांग हुआ है, एंड यही प्रेशर कर रहा है गोल्ड एंड सिल्वर को इन शॉर्ट टर्म। मुझे लगता है एटलीस्ट फॉर फ्यू डेज ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। हम गोल्ड को थोड़ा प्रेशर में देखेंगे। एक कंसोलिडेशन रेंज में मुझे लग रहा है गोल्ड ट्रेड हो सकता है $3,300 से $3,400 की रेंज रहेगी। एंड अगर आप MCX पे देखेंगे तो 96,000 से रफली 99,000, ये 3,000 रुपए की रेंज एक्सपेक्टेड है। टॉकिंग अबाउट सिल्वर, बिकॉज कॉपर में इतना बड़ा हमने लॉसेस आते हुए देखे, 24% जितना सेल ऑफ आया है इस हफ्ते, क्योंकि कॉपर एक्सेप्शन हुआ है टैरिफ से, तो उसका इम्पैक्ट पूरा का पूरा सिल्वर पे भी देखा गया है। सिल्वर में भी काफी सेल ऑफ देखा गया है, और जो प्रीवियस कंसोलिडेशन रेंज थी वापस सिल्वर उसी में आ चुका है, $35 to $37। सो आई थिंक ये कंसोलिडेशन फेज चालू रहेगा। जो भी न्यूज आने थे वो सारे के सारे भी मार्केट में आ चुके हैं। Until we see something new trigger coming in, I think consolidation कंटिन्यू रहेगा दोनों में। करेक्शन यहाँ पे कंटिन्यू रहने की संभावना है। अमित जी, आप यहाँ पे करेक्शन की बात कर रहे हैं, आप लगातार यहाँ पे बुलिश नहीं थे गोल्ड पे, गोल्ड से निकलने की सलाह दे रहे थे। आपको क्या लग रहा है जो करंट भाव है इसमें सारे जितने भी ट्रिगर थे, चाहे वो जियो पॉलिटिकल कंसर्न हो, ट्रेड वॉर का कंसर्न हो, सारे प्राइसेस 1 लाख के भाव में डिस्काउंटेड हो चुके हैं और भाव यहाँ से अब कम ही होने वाले हैं। अगर कम होने वाले हैं तो कितना कम हो सकते हैं 2025 में सर? जी विश्व मोहन जी, आई थिंक अभी डाउनसाइड काफी ज्यादा पोटेंशियल है। देखिए, हम कभी भी सर्टेनिटी की तो बात नहीं कर सकते मार्केट्स में, बट
वी ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो मैं ये कह सकता हूं कि गोल्ड के लिए पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जो है वो डाउनसाइड पे है और ना कि अपसाइड पे। और चांदी के लिए भी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जो है वो डाउनसाइड पे दिख रहा है। तो आई थिंक ये तो बहुत क्लियरली हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग द सेम, गोल्ड जो है वो यहां से डाउन जाने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं और एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग द सेम अप जाने के चांसेस बहुत कम है। ये तो एक बात हुई। दूसरा विश मोहन जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डॉलर इंडेक्स, और ये बात हम पिछले ऑलमोस्ट एक महीने से हम लगातार कहते जा रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड था। तो डॉलर इंडेक्स के लिए पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर की तरफ है। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में 102, 103 या इवन मैक्सिमम 104 तक का लेवल भी डॉलर इंडेक्स में हमें देखने को मिल सकता है, जो कि गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत बड़ी जो है वो आफत लेके आ सकता है। सो आई थिंक डॉलर इंडेक्स एक फैक्टर है। दूसरा, देखिए, जो लोग टैरिफ वॉर की बात करते हैं तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि जब ये टैरिफ वॉर हुए थे अप्रैल में, तो उस समय डॉलर इंडेक्स गिर रहा था और गोल्ड बेतहाशा बढ़ रहा था। अब दोबारा से जब ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू किए हैं कुछ महीनों की शांति के बाद, तो रिवर्स इंपैक्ट है। डॉलर इंडेक्स जो है अब की बार बढ़ रहा है और गोल्ड जो है वो साइडवेज टू बियरिश पैटर्न पे है। तो इसलिए जो है यहां पर गोल्ड का जो मूवमेंट है वो सिर्फ जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स को फॉलो नहीं कर रहा है विश्वमोहन जी। ये एक बाजार में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि गोल्ड इज जस्ट इट इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। मैं उन तभी सभी तमाम लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि 2001 में जब टेक बबल बर्स्ट हो रहा था और बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी, तो गोल्ड जो है वो गिर रहा था। 2008 में जब लीमन कोलैप्स हुआ तो गोल्ड जो है वो 30% गिर गया था। कोविड में जब बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी उस समय गोल्ड ऑलमोस्ट 18% गिर गया था। तो गोल्ड जो है कि मैं इस एसेट क्लास को पिछले 26 साल से ट्रेड कर रहा हूं विश्वमोहन जी, और मैं ये एश्योर कर सकता हूं कि ये एसेट क्लास किसी भी रूल को फॉलो नहीं करती है। अगर आप मान के चलते हैं कि केवल ये डॉलर इंडेक्स को फॉलो करेगी या जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स को फॉलो करेगी या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को फॉलो करेगी, तो हिस्ट्री इज नॉट विद यू। सो मैं तो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस की बात कर सकता हूं विश्वमोहन जी। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इज डाउन और मेरा एस्टिमेट है कि डॉलर टर्म्स में $2,800 का भाव जो है वो हमें मिलना चाहिए। रुपी टर्म्स में मैं अगर बात करूं तो 82 टू 84,000 रुपीस पर 10 ग्राम का भाव हमें मिलना चाहिए। और वहां पे भी हमें खरीदना है कि नहीं, ये मैं उस समय बेहतर बता पाऊंगा कि कैसे हालात हैं। मैं अभी भी मानता हूं कि अगले 5 साल के लिए विश्व की श्रेष्ठतम जो एसेट क्लास है वो गोल्ड है, मगर अगले 6 से 8, 10 महीनों के लिए मुझे नहीं लगता कि गोल्ड एक अच्छी एसेट क्लास है। और इसी वजह से हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करके अलग बैठे हुए हैं और हम इसको आने वाले समय में हम खरीदना जरूर चाहेंगे, मगर वो समय मेरे हिसाब से अभी नहीं आया है। समय नहीं आया। 6 से 10 महीने तक गोल्ड में अभी निवेश से बचे, ऐसा इनको अमित जी को लगता है। और जो लेवल दिखेंगे $2,800 डॉलर टर्म में कॉमेक्स पर, और घरेलू बाजार में 82,000 से 84,000 के लेवल भी दिखा सकता है गोल्ड, ऐसा अमित जी को लगता है। अमित जी, आप स्लो डाउन की बात कर रहे हैं, लेकिन स्लो डाउन में बाजार गिरता है, उसके बाद तेजी से रिकवरी भी आती है। तो आप ऐसा सेंस कर रहे हैं कि वो स्लो डाउन बाजार में आने वाला है क्या ग्लोबल इकोनॉमी में? Absolutely, Vish Mohan ji. See, हम मैक्रो टॉप डाउन इन्वेस्टर्स हैं एंड वी हैव बीन वन फॉर द लास्ट 30 इयर्स। तो हम लोग विश्व के सारे जो मैक्रो टॉप डाउन इंडिकेटर्स हैं हम उनको रियल टाइम में प्रोसेस और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और मुझे ऐसा बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आने वाले तकरीबन 1 से लेकर 1.5 साल में बहुत गहरा स्लो डाउन आएगा। दिस इज गोइंग टू बी द deepest recession oblique depression in many decades if not 100 years। तो बहुत कुछ होने वाला है विश्व मोहन जी। आई थिंक बहुत सारी एसेट क्लासेस में हमें बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, मगर अगर मैं गोल्ड के हिस्टोरिकल पैटर्न को देखूंगा तो बुलिश जब आप बुलिश और बूम इकोनॉमी से जब आप रिसेशन की तरफ जाते हैं
गोल्ड उस टाइम जो है वो बहुत सीवियरली अंडर परफॉर्म करता है विद अदर एसेट क्लासेस। उस टाइम केवल लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं वो आउट परफॉर्म करते हैं, जो कि हमारी इस बार भी ओपिनियन है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 3 से लेके 10 महीने के बीच में, मैं एग्जैक्टली टाइम फ्रेम नहीं बता सकता हूं, मगर आने वाले 3 से 10 महीनों में आई थिंक गोल्ड का बॉटम लगेगा और सिल्वर का जो बॉटम है वो उसके बाद लगेगा। इस बार अगर आप देखें तो अप्रैल में गोल्ड का टॉप लगा था और सिल्वर का टॉप जुलाई में लगा है। मुझे लगता है कि ये पैटर्न ऑन द डाउन साइड भी रिपीट होने वाला है। गोल्ड का जो है वो बॉटम पहले लगेगा, सिल्वर का बॉटम बाद में लगेगा, और सिल्वर जो है रिसेशन में बहुत खराब परफॉर्म करता है। तो वी आर मच मच मोर बियरिश ऑन सिल्वर देन वी आर ऑन गोल्ड। गोल्ड मुझे लगता है कि अगर हमें $2800 के रेंज में मिले तो वहां पे खरीदना शुरू जरूर करना चाहिए, मगर मैं अभी ये 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता हूं कि $2800 ही बॉटम होगा। ये भी हो सकता है कि वो 2700 भी चला जाए, 2600 भी चला जाए। कुछ ऐसा होगा जो अप्रत्याशित होगा। तेजी भी अप्रत्याशित आई है, जो मंदी आएगी वो भी अप्रत्याशित होएगी और ऐसी होएगी जो लोग जिसको एक्सपेक्ट ना कर रहे हों। तो गोल्ड इज गोइंग टू सरप्राइज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा मेरा मानना है। बट इट इज ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर अपॉर्चुनिटीज टू सेल एंड देन बाय एंड देन होल्ड। जिस तरह की तेजी आती है उस तरह की गिरावट भी आती है हर एसेट क्लास में, लेकिन टाइम करना कि उसका बॉटम यही होगा कि मैं बॉटम में एंट्री कर जाऊं, ये बहुत मुश्किल होता है किसी भी एसेट क्लास में, और वो गोल्ड में भी होगा। तो $2800 यानी 82,000 84,000 का लेवल अगर आपको दिखे, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, फिर वहां से खरीदारी शुरू कर सकते हैं। कायनात, आप लोगों का असेसमेंट क्या है? कोटक सिक्योरिटीज के अंदर अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आता होगा या मीडियम टर्म इन्वेस्टर आता होगा तो आप क्या सजेस्ट कर रही हैं? आप लोग क्या सजेस्ट करिए? करंट भाव पर ही खरीद ले, वेट करे, कंसोलिडेट करेगा? आप लोगों की लॉन्ग टर्म एनालिसिस क्या है गोल्ड पर? जी देखिए, अभी ये सेकंड हाफ में, बिकॉज फर्स्ट हाफ में काफी सारे इवेंट्स हो गए हैं और वो प्राइस इन हो गए हैं अभी। डेफिनेटली एक रेंज बाउंड मूवमेंट अभी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं गोल्ड के केस में, बिकॉज बहुत ज्यादा डेटा डिपेंडेंट है। जैसे हम देख रहे हैं कि कोई गोल्ड में जो मूवमेंट आने के कोई डेटा रिलेटेड मूवमेंट या कोई इवेंट रिलेटेड मूवमेंट अगर आ जाती है, अगर बहुत ज्यादा एक वीकनेस भी आती है, तो वो काफी अच्छी एक रिकवरी भी दिखा रहा है। सो आई फील दैट 3100 से लेके 3500 का रेंज जो है ये अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। तो अभी तो फिलहाल हम वही कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन मोड में है, एंड अभी आने वाले समय में सिंस क्योंकि बहुत डेटा डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है, एंड जिस तरह से फेड ने बहुत क्लियरली इंडिकेशंस दिए हैं कि रेट कट्स शायद थोड़े डिलेड हो सितंबर के भी डेटा से, अगर अभी हमारे पास 2 सेट ऑफ डेटा बाकी है बिफोर द सितंबर मीटिंग, तो अगर वो डेटा भी आगे जाके इंडिकेट करता है कि स्पेशली कि इन्फ्लेशन भी बढ़ने वाला है एंड रेट कट्स और डिलेड हो सकते हैं, तो वो डॉलर के लिए अगेन इट इज समथिंग दैट इज पॉजिटिव। सो आने वाले समय में हमें थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। एंड स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट ये है देखना कि जो टैरिफ्स अभी लगे हैं, एवरेज टैरिफ्स बिफोर ट्रम्प यूज्ड टू बी बिटवीन 1.5 to 2%। अभी जो टैरिफ रेट्स है इट इज ऑलमोस्ट एज गुड एज 15 to 20% बेयर मिनिमम। तो इस तरह के जब टैरिफ्स लगेंगे, डेफिनेटली इन्फ्लेशन कंसर्न बना रहेगा आगे आने वाले समय में, जिसके कारण हमें एक प्रेशर जो गोल्ड सिल्वर पे देखने को मिल सकता है, एंड रेट कट्स और डिलेड होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बने रह सकते हैं। सो हमारे असेसमेंट के हिसाब से तो हम यही कहेंगे कि फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है, तो थोड़ा एक डिप बाय ऑन डिप्स वाला स्ट्रैटेजी, बिकॉज आई फील कि देखिए गोल्ड में देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स जो आगे जाके गोल्ड को अपसाइड पे होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज हमें देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द ग्लोबल मार्केट्स। चाहे आप चाइना की बात करें, डेफिनेटली फर्स्ट हाफ में चाइना ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है, 5% प्लस है, लेकिन वो सारा ग्रोथ जो आया है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ है। जो डोमेस्टिक कंजम्पशन वाला ग्रोथ है वैसा कुछ साइंस अभी दिख नहीं रहे। इनफैक्ट काफी वीक है डोमेस्टिक कंजम्पशन, एंड उसको पुश करने के लिए काफी पॉलिसीज, और अभी जो पॉलिट ब्यूरो मीटिंग भी हुआ था उसमें बहुत ज्यादा कोई बड़े मेजर्स उन्होंने अनाउंस नहीं किए। सो ओवरऑल जो अनसर्टेनिटी है यूएस को लेके, चाइना को लेके, ये सब आगे जाके डेफिनेटली गोल्ड के लिए एक सपोर्टिव फैक्टर साबित होंगे। बट यस, डेफिनेटली इन द नेक्स्ट कमिंग 1-2 मंथ्स आई फील कि गोल्ड पे थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। तो ये थोड़ा सा एक रेंज बाउंड ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हैं थोड़े से लोअर लेवल्स पे आने के बाद। पे आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ काम करने की सलाह दे रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि जिस तरह की अनिश्चितताएं ग्लोबल मार्केट में है तो गोल्ड चलेगा, लेकिन कोई भी एसेट क्लास हर निरंतर काल तक तो नहीं चलता है। हर एसेट क्लास में एक मुनाफा वसूली आती है, और जितनी बड़ी तेजी रहती है उतना ही डीप करेक्शन भी देखने को मिलता है। और गोल्ड में इस तरह के करेक्शन हमने हिस्टोरिकली
3 बार देख भी चुके हैं। 80 के जो हाई थे वहाँ से 56% तक गोल्ड टूटा था, और इसी तरह की गिरावट हमने 1996 के आसपास, 2012-13 के आसपास भी उस तरह की गिरावट गोल्ड में देखी थी। और बड़ी मंदी में भी शुरुआत में सोने और चांदी दोनों गिरते हैं और फिर तेजी से ऊपर की तरफ भी जाते हैं। रेनिशा जी, आपकी राय क्या लग रही है? जिस तरह की गिरावट की बात अमित जी कह रहे हैं, आपको भी लग रहा है इतना डीप फॉल गोल्ड में नियर टर्म में आपको दिख रहा है 6 से 8 महीने में? मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अनसर्टेनिटी फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में थी, उसके कंपैरिजन में सेकेंड हाफ में थोड़ी अनसर्टेनिटी कम है। जिस तरह से फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में हमने देखा कि न्यू हाइस, न्यू रिकॉर्ड हाइस बने, तो शायद यस हम न्यू हाइस को आते हुए नहीं देखेंगे, बट मुझे इतनी गिरावट नहीं लग रही है। आई थिंक लोअर लेवल्स पे प्राइसेस सपोर्टेड रहेगी। जैसे साइकोलॉजिकल लेवल्स है $3300, $3200, आई थिंक वो बहुत जल्दी ब्रेक नहीं होंगे। मेजर सपोर्ट जो मुझे लग रहा है वो $3200 से अगर वो ब्रेक होता है तो $3000 तक मैं मैक्सिमम डाउनसाइड देख रही हूँ। बट देयर आर मेनी सेंट्रल बैंक्स हु आर वेटिंग कि जब भी ये प्राइस लेवल्स आएंगी तो फिर से वो एंटर करेंगे इस मार्केट में। जो हमने देखा है कि लास्ट क्वार्टर में सेंट्रल बैंक बाइंग कम थी बिकॉज इट वाज ऑफ हाई प्राइसेस, एंड जैसे ही प्राइसेस में करेक्शन आएगा आई थिंक फिर से काफी इन्वेस्टर्स हैं जो वेट कर रहे हैं करेक्शन की, एंड जैसे ही वो लेवल्स आएगी फिर से मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी। एंड जिस तरह से इंडिया में भी फेस्टिव सीजन अभी स्टार्ट हो जाएगा अगस्त ऑनवर्ड्स, एंड देन वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो आई थिंक फ्रॉम इंडिया टू नेक्स्ट क्वार्टर एक अच्छा क्वार्टर रहेगा जहाँ पे काफी अच्छी डिमांड रहेगी। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेशन फेज है, बट यस $3200 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो हमें ध्यान रखना चाहिए, जो लगभग 95,000 के आसपास इंडियन प्राइसेस में रहेगा। अगर वो टूटता है तो $3000 तक हम मैक्सिमम डाउनसाइड दे सकते हैं, जो 88 to 89,000 तक ही लेवल्स दिखा सकता है। उससे ज्यादा मुझे डाउनसाइड नहीं लग रहा है एज ऑफ नाउ। रेनिशा जी, अब एक सवाल चांदी को लेकर। चांदी में लोग बुलिश काफी ज्यादा थे, लेकिन आप देखिए 7,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ गई है चांदी में रिकॉर्ड स्तरों से। यहां से और गिरावट आप देख रही हैं क्या? और दूसरा सवाल ये होगा कि कभी भी हाजिर डिमांड किसी भी सिक्योरिटीज को, खास करके गोल्ड सिल्वर को ड्राइव नहीं कर रही है, क्योंकि आप हाजिर डिमांड देखें तो चाइना की जो रिपोर्ट आई थी 2013 से 2024 के बीच में 49% वहां पे हाजिर डिमांड कम हुई है। भारत की रिपोर्ट भी वही कह रही है। उसके बाद भी चल रहे हैं पेपर गोल्ड में ट्रेडिंग, सेंट्रल बैंकों की बाइंग, ये ड्राइव कर रहे हैं और सेंटीमेंट ड्राइव कर रहा है। इन दोनों सवालों का जवाब क्या होगा? 1 मिनट का वक्त है मैम आपके पास। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जो प्राइसेस को अभी ड्राइव कर रहा है वो है सेंटीमेंट, एंड जैसे मैंने बताया पहले कि कॉपर की वजह से अभी सिल्वर में इतनी गिरावट आई है बिकॉज कॉपर एक्सक्लूड हुआ था टैरिफ से। तो मुझे लगता है सिल्वर की इन्वेस्टमेंट डिमांड तो काफी स्ट्रांग है ही, और जो इस साल के टारगेट से $40 के आसपास एंड 1,15,000 वो टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। उसके बाद हमने देखा है कि काफी इन्वेस्टर्स हैं जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि $35 के नीचे सिल्वर की प्राइसेस भी जाएगी, जो रफली 1,07,000 to 1,05,000 के MCX पे सपोर्ट रहेगा। तो आई थिंक प्राइसेस यहाँ पे सपोर्टेड रहेगी, हर डिप्स पे बाइंग आएगी, एंड फॉलो थ्रू बाइंग भी आगे चल के रहेगी। तो आगे चल के नेक्स्ट जो 6 महीने है या 4-5 महीने है, मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, बट डिप बाइंग भी रहेगी। बहुत ज्यादा मैं बेरिश नहीं हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग रेंज बाउंड मोमेंटम इन बोथ गोल्ड एंड सिल्वर। चलिए, अच्छी बात है। अमित जी, आपके पास 7 सेकेंड है चांदी के लिए। चांदी में किस तरह की गिरावट आप देख रहे हैं? चांदी पर आपकी राय क्या है? यहाँ पर किस तरह की रीडिंग आपकी है? क्या 1 लाख के नीचे फिर से चांदी खरीदने का मौका मिलेगा? कब तक? टाइम फ्रेम भी बता दीजिएगा। विश्वमोहन जी, मेरे हिसाब से चांदी का जो एक बबल था वो बर्स्ट हो चुका है। आई थिंक जो 8 हफ्ते का जो अपट्रेंड हमने देखा 2 जून से लेके तकरीबन आई थिंक 3rd या 4th वीक ऑफ जुलाई तक, आई थिंक वो ओवर हो चुका है। डॉलर टर्म्स में 39.5 का भाव जो है अभी, मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत लंबे समय तक हमें देखने को मिलेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि चांदी को यहां से इमीडिएटली ढह जाएगा, बिकॉज करेक्शन बहुत शार्प आई है। 8% की करेक्शन महज 2 हफ्ते में आना, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि चांदी अभी एक रेंज बाउंड हो सकती है। मुझे फिलहाल के लिए, अगर मैं अगले कुछ महीनों की बात करूं, तो मुझे नहीं लगता कि
33-34 के नीचे है, या मुझे नहीं लगता कि ये 38 साढ़े 38 के ऊपर है। तो वो एक नैरो रेंज हम अगले कुछ महीनों के लिए डिफाइन कर सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि आपको फाइनली अगले साल के अंदर आपको चांदी जो है वो $30 के नीचे मिलेगी। मेरा टारगेट जो है वो $26 to $28 है ऑन द डाउन साइड। एंड उस समय अगर मैं बात करूं तो आपको जो भाव यहां पे मिलेगा वो कोई 85,000 के करीब आपको चांदी का भाव मिलना चाहिए। अगले तो साल। वहां पे जो है मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म निवेशकों को नजर उधर रखनी चाहिए। बट फिलहाल एक ट्रेडर के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मगर इन्वेस्टर के लिए मुझे नहीं लगता कि चांदी 1,09,000 के भाव पे कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, यानी आप 85,000 भी अगले साल तक लेवल देख रहे हैं। एक बड़ा फॉल आप यहाँ से उम्मीद और मान लगा के चल रहे हैं। कायनात, आपके पास 30 सेकंड है, चांदी पर आपकी राय क्या है? देखिए, चांदी में डेफिनेटली आई फील कि ये जैसे हम कह रहे थे अभी जो रीसेंट फॉल आया है इट इज स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ कॉपर, और जो डॉलर में एक तेजी देखने को मिली है उसके कारण। बट एंड ये थोड़ा सा मीडियम टर्म 3 to 4 मंथ्स अगर मैं देखूं तो सेम चीज यहाँ पे गोल्ड की तरह यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है 34.5 34.5 35 के लेवल्स तक। बट अगर मैं लॉन्ग रन में देखूं आई एम प्रिटी पॉजिटिव ऑन सिल्वर, बिकॉज देखिए सिल्वर में चाहे आप डेफिसिट की बात करें या आप पोजिशनिंग वाइज भी अगर आप देखें, कॉमिक्स पे इन्वेंट्रीज अगर हम देखें काफी लो है। ओवरऑल डिमांड भी आगे चल के एक पॉजिटिव होने वाली है, चाहे वो एआई हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो। सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए तो आई एम वेरी पॉजिटिव। बट यस, ये साल क्योंकि हम बहुत सारे चाइना को लेके भी बहुत सारे कंसर्न अभी भी बने हुए हैं, सो आई फील कि ये सारे बेस मेटल्स पे, इंडस्ट्रियल मेटल्स पे एंड सिल्वर पे भी ये ओके। इम्पैक्ट करेगा एंड थोड़ा सा प्रेशर में रख सकता है प्राइसेस को। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर को लेकर आप तीनों मेहमानों का। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। हमारी कोशिश यही थी मीडियम से लॉन्ग टर्म में आपका गेम प्लान अब सोने और चांदी में क्या होना चाहिए, किस तरह की रणनीति के साथ आपको यहाँ पर काम करना है। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा और आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो आगे हमारे एक्सपर्ट्स की राय के साथ बेहतर बन पाएगी। चलिए इसी नोट पर इस शो को यहीं खत्म करेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आपके लिए अहम अपडेट ये है कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के